अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 8th का एक हमारे पास फिर से रिवाइज्ड डेट शीट आ चुका है और इसमें जो पहला पेपर है वो उर्दू का रखा गया है सॉफ्ट जोन के लिए। तो हार्ड जोन वाले बच्चे भी अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपके लिए भी स्पेशल क्लासेस जो है उसमें जो सॉफ्ट जोन के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी सॉल्यूशंस भी हम साथ-साथ में आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बड़े प्यार से चीज़ों को समझिए ताकि आप एडवांस में चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। दूसरी बात, आपको मैंने ग्रामर का इससे पहले वाला एक पार्ट का वीडियो जो है वो दे दिया है। तो देखिए, जिस दिन आपका एग्ज़ैक्टली क्लास 8th उर्दू का पेपर है, यानी कि 13 तारीख है, उससे पहले 2 दिन आपको डेफ़िनेटली उन 2 दिन में हम कंप्लीट मैराथन में क्लास 8th का उर्दू जो है समझाएंगे और हर एक लेसन का बुक वर्क उसमें शामिल होगा और ये सारी चीजें हम आपको करके बताएंगे। तो डरने की कोई भी बात नहीं है और एग्जाम के लिए पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। और एग्जाम से 2 दिन पहले हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट उर्दू जो है एक बार फिर से रिवाइज कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल लेक्चर की, और जिसमें हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, यानी कि जिस पे अभी तक अगर आपने देखा हो, जो पहला वीडियो आया था उर्दू ग्रामर का वो आया था हमारे इस पार्ट के ऊपर। ठीक है, हिस्सा ग्रामर में से हमारे इस पार्ट के ऊपर जो था हमने आपको एक मुकम्मल तौर पे वीडियो जो है वो बना के दिखाया था इन 8 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, अब अगर ध्यान रखेंगे आज का जो ये वीडियो है ये आपके कितने नंबरात यानी कि कितने मार्क्स को कवर करेगा, ध्यान रखिए। पहला जो चीज है 5 नंबरात आपके इसके हो गए और दूसरा जो है 3 नंबरात इसके 8 और 4 यानी कि 13। यहाँ पे आप देखोगे 5 और 3 8 और 4 हमारे पास होते हैं 12 मार्क्स। और 12 प्लस अगर पिछले 8 देखिए, अगर आप ये 2 वीडियोस देखते हैं ना तो इन 2 वीडियोस की बेस पे आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे। ये आपके 40% मार्क्स बनते हैं। टोटल 50 में से हमने 2 वीडियोस में आपको एग्जैक्टली 20 मार्क्स करके बताए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। आपका स्पोर्ट चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर आपको हमारी ये मेहनत आपके काम आ रही है ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी किसी भी तरह की राय जो है वो लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का आपको आंसर मिले और आपके एग्जाम तक आपको फुल्ली प्रिपेयर किया जाए। मैं आपसे इस चीज का भी प्रॉमिस ले रहा हूं कि आपका 8th का मैथ्स आपको कंप्लीट मैराथन्स के जरिए हम रिवाइज कराएंगे। पूरा मैथ्स आपके पेपर के बीच में आपकी फुल्ली प्रिपरेशन कराई जाएगी। साइंस की फुल्ली प्रिपरेशन कराई जाएगी, एसएसटी की भी फुल्ली प्रिपरेशन कराई जाएगी। माह रमजान का महीना भी सामने से आ रहा है, लेकिन हमने जो प्लानिंग कर रखी है आपके हर पेपर के गैप्स में हम आपको सारी चीजें पेपर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें ही बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत। और वीडियो में आप बोल रहे हो सर क्या पिक्चर्स दिखा रहे हो, हम कहीं साइंस तो नहीं पढ़ रहे? बिल्कुल हम साइंस में ही पढ़ रहे, हम उर्दू पढ़ रहे हैं। और आपके उर्दू में एक सवाल 5 मार्क्स का पूछा जाता है कि किसी एक तस्वीर के मुतालिक 150 से 200 अल्फाज तक का मजमून लिखें। तो पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि सर एक पिक्चर को देख के मजमून लिखना और एक नॉर्मल मजमून लिखने में क्या डिफरेंस है। देखिए, जनरली जो बातें होती हैं, ये जो मैंने 5 चीजें आपके बोर्ड पे लिखी है, तो आप इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। इसमें एक चीज आप और ऐड कर लो कि अगर आपके पास एक पिक्चर आती है, पिक्चर में कुछ प्लांट्स या कुछ जंगलात की जैसे तस्वीरें दे रखी हैं, तो वो आपके पास आ सकता है। देखिए, कुछ और गैसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करते हैं हम पहले पिक्चर की, पहले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? कुछ लोग, अपने रोनाल्डो भाई हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मजमून तो आपका फुटबॉल बन सकता है। अगर आप लिखना चाहें फुटबॉल के बारे में, उसके गेम के बारे में,
उसके कुछ नून प्लेयर्स के बारे में, फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ठीक है, दूसरी बात आपके पास ये है कि अगर हम इसी चीज को दूसरा मजमून लिखना चाहें तो वो मजमून हमारा बन सकता है खेलों की अहमियत। ठीक है, खेल कूद की अहमियत, या हम कहेंगे खेलों की अहमियत। ठीक है, यानी कि खेल हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर कोई भी पिक्चर जिसमें क्रिकेट का दिखाया गया हो, फुटबॉल का या प्लेइंग का दिखाया गया हो, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभार पिक्चर अगर आपको इंडोर गेम्स की आती है तो इसका मतलब है आपको इंडोर गेम्स के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे ये आउटडोर गेम्स हैं, यानी कि बाहर ग्राउंड में खेली जाती है, या अगर आपके पास इंडोर गेम्स का पिक्चर आता है तो पार्टिकुलरली उस गेम के बारे में या इंडोर गेम्स के बारे में आप लिख सकते हो। इस पिक्चर से आपके दो मजमून हैं, चाहे आप फुटबॉल के बारे में लिखें या आप एग्जैक्टली किसके बारे में लिखें, चाहे आप फुटबॉल के बारे में लिखें, ध्यान रखना, या तो आप अपने फुटबॉल के बारे में मजमून लिखें, ठीक है, फुटबॉल के बारे में मजमून लिखें, या आप खेलों की अहमियत के बारे में मजमून लिखें, खेलों की अहमियत। ठीक है, तो या आप इसके बारे में मजमून लिखें, तो बात एक ही है। ठीक है, अच्छे से इस चीज को ध्यान में। हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर हम पिक्चर पे बात करेंगे, दूसरी पिक्चर हमारे पास है कश्मीर की पिक्चर है। ठीक है, आपको हमारी जो झील डल है उसका एक नजारा आपके पास पेश किया गया है। तो आप क्या काम करेंगे, इसमें कश्मीर के झील डल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, या कश्मीर की किसी पर्टिकुलर झील के बारे में आप लिख सकते हैं। पानी दिख रहा है और झील, तो ऑब्वियसली जब हम झील के बारे में एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये झील डल के ऊपर मजमून बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आलूदगी है हमारे पास। देखिए, आलूदगी आप समझ सकते हैं पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूशन बहुत प्रकार के हैं हमारे पास अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप कहीं पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं पानी है साथ में। ठीक है, पानी है, पानी में बहुत सारा कचरा फेंक दिया गया है, तो इसे आप वाटर पोल्यूशन भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस पिक्चर को लेकर। ठीक है, यानी कि पानी की आलूदगी आप एक्सप्लेन करोगे। अगर हम यहाँ पे देखें, एनवायरनमेंट की आलूदगी भी आ सकती है, यानी कि माहौल की आलूदगी, तो आप ये भी लिख सकते हैं इस मजमून में। ठीक है, पिक्चर आपका आसान तरीका है क्योंकि आप एक मजमून से 2-3 मजमूनों को कनेक्ट कर सकते हैं जो उस पिक्चर से रिलेटेड हो। ठीक है, इस तरह से, या ये पॉलीथीन्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आप पॉलीथीन के नुकसानात के ऊपर भी एक अपना, जिसे हम कहेंगे मजमून जो है बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है पिक्चर से बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली दिवाली की कुछ तस्वीरें हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया था ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिवाली का जो त्यौहार, हमारे हिंदू भाइयों का जो त्यौहार होता है, उसके बारे में हमें लिखना है कि दिवाली के टाइम पे किस किस तरह के जो, यानी कि किस किस तरह की चीजें की जाती हैं, दिवाली कैसे मनाई जाती है, दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एक पिछली बार एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें बर्फबारी दिखाई गई थी और बीच में गाड़ियों की एक लंबी सी कतार जो है वो दिखाई गई थी। तो आप उससे दो चीजें समझ सकते हो। यहाँ से ये जो आपके पास ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आप क्या काम करेंगे, इसमें कश्मीर में बर्फबारी का मौसम या मौसम सरमा जिसे हम कहेंगे, ठीक है, मौसम सरमा इन कश्मीर। ठीक है, मौसम सरमा कश्मीर में, या मौसम सरमा कश्मीर में। ठीक है, ये मजमून आप बना सकते हैं, या बर्फबारी के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो या विंटर में कश्मीर के कैसे सूरत हाल होती है उसके ऊपर आप एक वीडियो बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कुछ जंगलात के फोटो दिए हुए हैं, प्लांट्स के बड़े बड़े दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहाँ जंगलात के फायद या जंगलात के फवायद के बारे में आप अपना मजमून जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए, आपके मॉडल पेपर में एक चीज और दे रखी है, आपके पास एक पिक्चर दे रखा है। पिक्चर में क्या है, पिक्चर में एक बोर्ड दिया हुआ है, बोर्ड पे कुछ लेटर्स यानी कि ABC दे रखे हैं, और आपको सामने उस पिक्चर में एक टीचर खड़ा हुआ पढ़ाते हुए दिख रहा था। तो आप उसमें मेरा बेहतरीन उस्ताद जो है वो वाला, यानी कि मजमून जो है वो आप लिख सकते हैं, मेरा बेहतरीन उस्ताद। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये बहुत सारे गेसेस हैं और इंशाल्लाह इसमें से एक गेस जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इससे हमारे 5 मार्क्स जो है बच्चों कवर होते हैं। आप कोई भी ग्रामर उठा लें, उसमें से आप सिंपल
जो है मज़ामीन जो है उठा सकते हैं, उन्हें एग्ज़ैक्टली याद कर सकते हैं। अगर हम इनकी अब समरी करें, तो समरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से मज़ामीन जो हैं, जो आप इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे और वो आप करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, सबसे पहली जो बात है, हमने जिस पे स्टार्ट पे बात की थी, तो ये कुछ मज़ामीन हैं, जैसे खेलों की अहमियत, ठीक है? खेलों की अहमियत, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, खेलों की अहमियत है, ठीक है? इस तरह से खेलों की अहमियत में कोई भी खेल हो तो आप उस खेल के बारे में लिख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें हमारे पास जो माहौल की आलूदगी, देखिए माहौल की आलूदगी की जब आप बात करते हैं, माहौल की आलूदगी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चाहे हम हवा की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम ज़मीन की बात करें, ठीक है? चाहे हम हवा की बात करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपका गेस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे दिवाली लास्ट ईयर में पूछा गया था, ठीक है? कश्मीर के बारे में या कश्मीर के मौसम के बारे में या कश्मीर के बागात के बारे में, झील-डल वगैरह जो है इनके ऊपर पूछा जाएगा या जंगलात के फ़वाइद, ठीक है? ये एग्ज़ाम्स में अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं, जंगलात के फ़ायदे वगैरह, तो ये मज़ामीन जो है आप अपने ज़हन में रखेंगे। और साथ में मैंने आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताया था कि मेरा पसंदीदा उस्ताद, क्योंकि ये पिक्चर्स जो है ईज़िली बोर्ड वालों को अवेलेबल हो जाएँगे कहीं से भी। मेरा पसंदीदा उस्ताद जो है, ये आप एग्ज़ैक्टली ये वाले मज़ामीन याद कर सकते हैं। देखिए अब मज़ामीन लिखने के कुछ असूल हैं, कुछ तरतीब्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत सिंपल तरीके से फ़ॉलो करनी है और आप उनको लिख सकते हैं। देखिए जब भी हम किसी मज़मून को तहरीर करते हैं, ठीक है? तो जैसे मान के चलो मेरे पास एक मज़मून दिया हुआ है हवा की आलूदगी। बात को समझना अच्छे से, क्योंकि चीज़ें पेचीदा हैं, तो इन चीज़ों को समझने के लिए भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को। सबसे पहले आपको हवा की आलूदगी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि यह हवा की आलूदगी बेसिकली क्या होती है। जैसे आप लिखेंगे कि हमारे जो आजकल के माहौल में धुआँ, घरों से निकलने वाला फुज़ला है, घरों से निकलने वाली कूड़ा-करकट की जो चीज़ें हैं, ठीक है? या पॉलीथीन का मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल जो लोग करते हुए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो है हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाना या बाद में इसे गंदा करना हमारे माहौल की आलूदगी कहलाएगी, ठीक है? या हवा की आलूदगी कहलाएगी, ठीक है? तो जब आपने इसको डिफ़ाइन किया, उसके बाद आप इसके कॉज़ेज़ लिखेंगे। कॉज़ेज़ मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसकी वज़ह से यानी कि हमारी हवा की आलूदगी होती है। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपने कॉज़ेज़ लिख दिए, तो ये एग्ज़ैक्टली आपके 1 से 100 अल्फ़ाज़ तक पहुँच जाएँगे। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे कि हम हवा की आलूदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख़्त लगाने चाहिए, हमें कम से कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है? हमें बार-बार अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक करवाना चाहिए, गाड़ियों की चेकिंग करवानी चाहिए, ठीक है? या गवर्नमेंट को भी इसके लिए आगे आना चाहिए अगर कहीं पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जिससे माहौल में किसी भी तरह की कोई भी आलूदगी फैल रही है, तो उस पे काबू पाया जाए। तो ये जब आप मिला के ये सारी चीज़ों के बारे में लिखेंगे तो आपसे ईज़िली 200 अल्फ़ाज़ का आपके पास एक मज़मून बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत सिंपल कहानी है, इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप नॉर्मल इन मज़ामीन को याद करेंगे, इंशाअल्लाह इनमें से एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब देखो कुछ मज़ामीन के बारे में हमने लिख रखा है, खेलों के फ़वाइद, ठीक है? खेलों के फ़ायदे। देखिए जब मैंने मज़मून लिखा, आप समझिएगा मज़मून को। बुज़ुर्गों ने कहा है कि एक सेहतमंद दिमाग के अंदर एक सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, बुज़ुर्गों ने कहा है कि एक सेहतमंद दिमाग के लिए, ठीक है? के लिए एक सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आपका अच्छे से आपने खाना-पीना खाया है, अगर आप खुद तंदुरुस्त हैं, तो आपका दिमाग भी तंदुरुस्त है। आप जब कमज़ोर होंगे, चाहे आपको डाइट की कमी है, चाहे आप खेल-कूद में हिस्सा नहीं लेते, तो आपका दिमाग भी कमज़ोर होता है, ठीक है? इसलिए क्योंकि सेहतमंद जिस्म के ऊपर ही सेहतमंद दिमाग जिसे हम कहते हैं मलक सकता है या जिसे हम कहें हो सकता है उसके अंदर। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आदमी की सेहत अच्छी ना होगी, जिसे बीमारियों का घर होगा, तो कुदरती बात है कि वो आदमी बेचैन होगा, उसे दिमाग का सुकून हासिल नहीं होगा। आपको अक्सर व बेशतर इन सारी चीज़ों से तो गुज़रना ही पड़ा होगा। जब हमें कहीं क्रिकेट का मैच हो, ठीक है, तो हम कुछ भी बहाना बना के घर से निकल जाते हैं और अपने घर वालों को कोई भी बहाना देके आ जाते हैं। लेकिन अगर कभी-कभार हमें घर के कामों में किसी भी तरीके से फँस गए, ठीक है, तो घर वाले हमें नहीं जाने देते। तो जब घर वालों ने जाने नहीं दिया,
तो वो जो टाइम घर में गुजरता है वो बड़ा मुश्किल टाइम गुजरता है, क्योंकि मैं खुद इन सारी सिचुएशंस के थ्रू जा चुका हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें जो है अभी तक फेस की हैं कि जब आपको अगर किसी गेम के लिए जैसे हम कहेंगे गेम के लिए जाने ना दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है, दिमागी सुकून जो है वो बिल्कुल नहीं रहता और इसलिए खेल-कूद तो बहुत ज़रूरी है। जब दिमागी सुकून हासिल ना होगा तो ज़ाहिर है कि वो आराम से कुछ सोच भी नहीं सकेगा। इस वजह से बुज़ुर्गों का कौल है कि हर इंसान को अपनी जिस्मी और दिमागी सेहत के लिए बरकरार रखने के लिए कोई न कोई खेल-कूद ज़रूर खेलना चाहिए, ठीक है? तो हमें एग्ज़ैक्टली कुछ न कुछ तो है वो ज़रूर करना चाहिए और इन बातों पे फ़ोकस जो है वो एग्ज़ैक्टली करना चाहिए। बचपन में खेल-कूद के ज़रिए बच्चे काफ़ी कसरत यानी वर्जिश कर लेते हैं। पढ़ाई के दिनों में जहाँ पढ़ाई ज़रूरी है, वहाँ खेल-कूद भी अज़ हद ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ-साथ आप खेल-कूद में भी अपना हिस्सा लें। तो इस तरह के मज़ामीन में ये सारी सिंपल अगर आप बातें लिखेंगे, तो आपको अच्छे से मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं और आपको ज़्यादा देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने 200 अल्फ़ाज़ में लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको झील-डल के बारे में बताया था, उसका भी मज़मून आपके पास शामिल है, तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फुटबॉल के ऊपर, जो मैंने आपको खेलों की अहमियत के साथ फुटबॉल के बारे में बताया था, उसके ऊपर भी मज़मून जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी के बारे में भी जो है वो मज़मून हमने बिल्कुल लिखा है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बड़े आसानी से स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दिवाली पे भी इसमें मज़मून जो है वो मैंने बना रखा था, तो आप ईज़िली लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप अपने क्वेश्चन पे वापस आएँगे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है ना, अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ से आ जाइए आप वापस, ठीक है? अब मैं ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मज़मून में क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं और किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास पूछा गया है कि इस दी गई सूरत-ए-हाल के मुताबिक एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है? या एक मकालमा लिखिए, ठीक है? या एक इश्तिहार लिखिए, ठीक है? या अल्फ़ाज़ और मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? अक्सर व बेशतर अगर आप ध्यान में रखोगे कि ये वाला पोर्शन जो है आपके एग्ज़ाम्स में या मॉडल पेपर्स में ये बहुत हर एक मॉडल पेपर में ये वाला पार्ट देखे। तो मतलब ये बनता है कि इस पार्ट पे हम थोड़ी ज़्यादा नज़र रखेंगे, क्योंकि हम ये समझेंगे कि ये ज़्यादातर हमसे पूछा जाएगा, ठीक है? यानी कि अल्फ़ाज़ पूछे जाएँगे इस क्वेश्चन में और उनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएँ, तो हमें पैराग्राफ भी पता होनी चाहिए, हमें कहानी के असूल व कवायद भी पता होने चाहिए, हमें मुकालमा जिसे हम इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग कहते हैं, इश्तिहार ये भी हमें एडवर्टाइज़मेंट ये हमें पता होनी चाहिए और कहानी और पैराग्राफ राइटिंग तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अगर अब इसी चीज़ के ऊपर हम बात करें, ठीक है? तो आपके पास पहला कॉन्सेप्ट आता है कि पैराग्राफ राइटिंग जो है वो कैसे की जाए, ठीक है? यानी कि सर अगर हमें कोई सिचुएशन दी गई, आपसे पूछा गया कि पैराग्राफ राइटिंग और आपका मज़मून जो राइटिंग है इट्स ऑलमोस्ट सेम। हाँ, मज़मून में आपको कवायद दिए जाते हैं कितना लंबा लिखा जाए, लेकिन पैराग्राफ में आप चीज़ों को शॉर्ट रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, ताकि सुनने वाले को और समझने वाले को चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है? जैसे आपके पास अगर आपसे पूछा गया कि आप कोविड-19 पे एक ग्राफ या कोविड-19 जो बीमारी थी, ठीक है? इसके ऊपर एक पैराग्राफ अगर आपसे पूछा गया, तो कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोविड-19 के ऊपर क्या-क्या चीज़ें हुई, कहाँ से शुरू हुआ। तो आप सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में कुछ लाइन्स में इसको 3 लाइन्स दिए हुए हैं, तो आप एक आधा पेज जो है वो इसके लिए लिखेंगे, ठीक है? और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो पैराग्राफ आपका इस तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है दी गई सूरत-ए-हाल के मुताबिक, यानी कि आपको वहीं से कंडीशन दे रखी होगी कि आपको किस चीज़ पे लिखना है। दूसरा पार्ट आता है हमारे यहाँ कि मुकालमा निगारी, जिसे हम इंग्लिश में, ठीक है? जिसे हम इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग कहते हैं, ठीक है? डायलॉग राइटिंग कहते हैं, ठीक है? डायलॉग राइटिंग कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों बहुत अच्छे से कि डायलॉग राइटिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है। डायलॉग राइटिंग है मतलब जब हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? दो लोग आपस में कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, एक ने बात खत्म की, फिर दूसरा उसका जवाब देता है, फिर दूसरा फिर से उसका रिस्पॉन्स देता है, तो इस तरह से बात बढ़ती है, ठीक है? तो उसे बेसिकली इंग्लिश में हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं और उर्दू में इसी चीज़ को हम मुकालमा कहते हैं या मुकालमा निगारी कहते हैं। अब देखिए
मुकालमा दो से या दो से ज्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। मुकालमे की जब हम बात करें, दो से ज्यादा आदमियों के आपस में बातचीत करने को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इस गुफ्तगू से हमें एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। मकालमा ज़बानी भी होता है, मकालमा जो है वो आपका ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। इससे एक दूसरे को जो हर किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। जब दो आदमी एक दूसरे में बातें करते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। और इस तरह से बाकी जो है यही मकालमा, यानी कि इसकी थ्रू फिर ड्रामा, स्टेज, ये सारी चीज़ें आई उर्दू में। उन्हीं की कामयाबी से नावल, अफ़साना और फ़िल्में वगैरह भी जो है वो कामयाबी की शोहरत फैली, यानी कि बहुत सारी शोहरत मिली इन चीज़ों को। मुकालमा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में बात कर रहे हों, जो आदमी आपस में बात कर रहे हों, वो कॉमेडी भी हो सकती है, वो सीरियस इश्यूज़ पे भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो की जा सकती हैं। अब मुकालमा जो है बेसिकली देखिए, ये मुकालमे के बारे में चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। ये आपको याद करना या लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको नोट वहाँ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे मान के चलो मुकालमा एक फ़ितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी है। बहरहाल मसनूई मुकालमे में भी फ़ितरत का लिहाज़ रखा जाता है। जब भी हम आपस में बातचीत करें तो बातचीत मुखलिस हो, मतलब जिसमें हम कहते हैं कि मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं है कि फ़िज़ूल की बातें करेंगे तो मुकालमा बन जाएगा, नहीं, मीनिंगफुल बातें हों, ठीक है? जिसे हम कहते हैं कभी-कभार हम शरारत में कोई बात कर रहे हैं या गुस्से में कोई बात कर रहे हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका मुकालमा जो है वो बेसिकली तकल्लुफ़ाना बन जाता है और मुकालमे को बेमज़ा कर देता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब ये सारे इसके असूल व कवायद हैं। अब हमने एक एग्ज़ाम्पल ले रखी है कि दो हम-जमात, यानी कि एक क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हमें मुकालमा दिया गया होगा, अगर इन केस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो हमें पूछा गया होगा कि अगर आपको कंडीशन जो है वहीं से दे रखी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल किस तरह से होगा, अगर आपको पूछा जाए कि आपके स्कूल के बच्चे, ठीक है, आपके स्कूल के बच्चे एक्सकर्शन जा रहे हैं, ठीक है, एक्सकर्शन जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, एक्सकर्शन जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त से एक्सकर्शन की तैयारी के ऊपर, ठीक है, तैयारी के ऊपर, तैयारी के दौरान, ठीक है, या तैयारी के दौरान की गई बातचीत को मुकालमे की अंदाज में आप पेश करें। आपको सिंपल सी बात है, जब भी हम क्लास में एक्सकर्शन की बात करते हैं तो हम दोस्त क्या करते हैं? चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरे साथ अहमद खड़ा है और अहमद मेरी बात को सुन रहा है, मेरा क्लासमेट है। मैं अहमद से पूछूंगा, अहमद तुम क्या एक्सकर्शन आ रहे हो कल? लेकिन ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पहलू पे बात करते हैं तो पहले हम खैर आफियत पूछते हैं। ये एक डिसिप्लिन है, दिस इज राइट, ए डिसिप्लिन। मैं पूछूंगा, अरे अहमद कैसे हैं आप? ठीक है, अहमद जवाब देगा, हाँ मियाँ बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। तो बातचीत आगे बढ़ रही है। पहली बात एक आदमी करेगा, दूसरी बात दूसरा आदमी करेगा, तो मुकालमा बनता जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, इसी सिचुएशन को जैसे मैं अभी तक आपको समझा रहा था, आपने जैसे अपने दोस्त के बारे में लिखा, अहमद कहाँ जा रहे हो या अहमद कैसे हो, आपने भी कल एक्सकर्शन आना है? तो अहमद कहेगा जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे अपनी तैयारी के बारे में बताओगे? तो अहमद जवाब देगा जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको अपनी तैयारी के बारे में बताना या बताऊंगा, ठीक है। मैं कल ये वाला ड्रेस पहन के एक्सकर्शन जा रहा हूँ। अहमद कहेगा मैं ये वाली बुक जो है अपने लिए साथ में पढ़ने ले जा रहा हूँ, गाड़ी में ज़रूरत आएगी। इस तरह की बहुत सारी आप बातें बनाकर एक तरफ से एक का नाम और एक तरफ से एक का नाम, ठीक है, मिलोगे और लास्ट पे कहोगे चलिए तो फिर कल एक्सकर्शन के दिन मिलते हैं। तो इस तरह से एक मुकालमा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो हमजमात साथी हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी मुद्दे के ऊपर। आपको मुद्दा जो है पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, अली रजा क्या कह रहा है, शहरयार मियाँ कहाँ जा रहे हो, पूछ रहा है। शहरयार अब इसका जवाब दे रहा है और वो क्या कह रहा है, आगा
इज्जत से नाम पुकारा जा रहा है, आप हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था पहले ही कि ये चीज जरूरी है। अली रजा, ये क्या सर पैर का होश नहीं और बाजार को भागे जा रहे हो? यानी कि तुम क्यों जल्दी जल्दी बाजार जा रहे हो? शहरयार, भाई साहब सलाम का जवाब तो दिया होता। अली रजा जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम। सच मानो तुम्हें देखकर सलाम का जवाब तक याद न रहा। शहरयार, और अब भी बेखुदी में भाग रहे हो? अली रजा, नहीं तो बेखुदी की क्या बात है, अंग्रेजी किताब का तर्जमा खरीदने जा रहा हूँ, अंग्रेजी कमजोर है ना मेरी। शहरयार, अंग्रेजी ऐसा मजमून नहीं जिसके मुतालिक परेशान होने की जरूरत हो। अली रजा, क्या मतलब? ठीक है, अब ये आपस में इन दो चीजों पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे शहरयार, मतलब ये है कि मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। अगर यानी कि तुम्हें अंग्रेजी में प्रॉब्लम है तो मैं तो हूं ही, मैं आपको दिखा दूंगा। अली रजा, शुक्रिया दोस्त, ये तो बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार, जा कहाँ रहा हूँ, यही हिसाब का खुलासा खरीदने जा रहा हूँ, यानी कि मैथमेटिक्स का गाइड खरीदने जा रहा हूँ। तो अली रजा, हिसाब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अली रजा वापस जवाब दे रहा है कि हिसाब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शहरयार, शुक्रिया, ये दोनों मजमून तैयार कैसे होंगे और हम एक दूसरे की मदद क्यों करेंगे? अली रजा, हमारे घर में आ जाया करें और हिसाब की मशक कर लिया करें, यानी कि मेरे घर में आ जाइए और हम मैथ्स की बैठ के प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। शहरयार, ठीक है, आइंदा हम दोनों मिलकर स्कूल का काम किया करेंगे और एक दूसरे की मदद में या कमी पूरी जो भी है वो कर लिया करेंगे। तो इन दोनों का ये मुकालमा जो था, इन दोनों की ये जो बातचीत थी, इसे हम मुकालमा कहते हैं। अगर आपके पास स्कूल में जो कंडीशन है तो इसका एक तरीका आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अगर आप उन्वान देना चाहें ऊपर, ठीक है, या तो उन्वान आपको दिया होगा कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है आप किरदार के बारे में लिख दें, किरदार एक कौन है, किरदार नंबर 2 जो है वो कौन है। फिर मौजू आप बता सकते हैं कि मुकालमे का मौजू जो है किस बात पे बात हो रही है। उन्वान तो हमने दे दिया तो मौजू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद अपने लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो ये आपका मुकालमा होता है। कहानी लिखना हो सकता है आपको किसी चीज पे बताया जाए, ये एग्जैक्टली पहले बहुत फॉलो किया जाता था एग्जाम्स में। तो कहानी लिखना क्या है आपको पता है, स्टोरी राइटिंग जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसी चीज को स्टोरी राइटिंग बोला जाता है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग में भी 2 कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है कि आपको एक आधी अधूरी स्टोरी दी जाएगी और आपको खुद की इमेजिनेशन पावर से उस स्टोरी को कवर अप करना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है एक स्टोरी को, यानी कि कोई आधी सी स्टोरी गई, अहमद बाजार गया, बाजार में उसे अपना दोस्त अहमद मिला, दोनों एक बुक सेलर की दुकान पे गए। कहानी यहाँ रोक दी गई। तो आपको पता है बुक सेलर की दुकान पे तो वो पकोड़े खरीदने तो जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, वो वहां बुक्स खरीदने जाएंगे। तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये 8th के लेवल में नहीं पूछे जाते, ये 10th के लेवल में पूछे जाते हैं इंग्लिश में। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, कहने की चीज को कहानी कहते हैं, जो बयान की जाए या जिसके ऊपर बात की जाए उस चीज को बेसिकली कहानी कहा जाता है। ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये हकायत है और दास्तान किस्से कहानी की करीम तरीन किस्म है। जब बादशाहों का दौर होता था उस वक्त में बहुत ज्यादा चलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कहानी सुनना सुनाना ये बहुत पुराने जमाने की चीजें थी और बहुत ज्यादा लोग मैगजीन्स लिखते थे, बड़ी बड़ी कहानियां लिखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। लेकिन अब जहां तक हमारे वस्ती और सानवी सतह के निसाब का ताल्लुक है तो कहानी या तो किसी अनवान के तहत लिखने की जरूरत होती है, ठीक है, को कहा जाता है, या उसका नतीजा पेश नजर है। बहरहाल कहानी लिखते वक्त इन चीजों का ख्याल जो है वो जरूरी रखना चाहिए हमें। क्या चीजें हैं, कहानी को बिलअमूल फ़ैल माजी में लिखना चाहिए। कहानी एक्चुअली जो भी चीज होती है ना, वो पास में गुजरे हुए जमाने में बात हुई होती है, तब वो दोनों आपस में मिलकर वहां गए। ठीक है, तो ये कहानी यानी कि माजी में हुए हालात के बारे में होती है, या कहीं पे बनी हुई कहानी जो है पेश की जाती है, तो पहले जमाने में गुजर हो चुकी होती है, तो वो फ़ैल माजी में लिखी जाती है। हम पहले वीडियो में फ़ैल माजी के बाद एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद गुजरे हुए जमाने का कोई वाक़ा बयान किया जाता है। दूसरी बात, कहानी के वाक़ात में मुंतकी रब, तसलसल और तरतीब को कायम रखना जरूरी है कि समझने सुनने वाले को कहानी समझ आए, कैरेक्टर उसके समझ आए। आपको एक तरतीब रखनी है, वो वहां गया वो वहां गया, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जरूरी समझनी चाहिए। तीसरी बात, कहानी लिखने से कबल उसका अनवान जली हरूफ में तहरीर करना जरूरी है। जली हरूफ यानी बड़े बड़े हरूफ में आप ऊपर लिख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर ये अनवान आपको खुद तजवीज करना हो तो कहानी की मजमूई मजमून और तासुर को सामने रखिए और उसकी मरकजी ख्याल को कहानी का अनवान बता दीजिए। जैसे हमें बहुत सारी चीजों पे कहानी पूछी जाती है, जबान सादा
और रोजमर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। देखिए जितना आप सिंपल लिखेंगे ना, चीजों को सिंपल रखेंगे एग्जाम में, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप चीजों को खुद से कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं तो उसमें ऑब्वियसली है गलतियां ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप किसी के खाके की मदद से कहानी लिखने को या कहानी मुकम्मल करने को कहा गया है तो बाज तुलबा महज खाके के खाली जगहों को पुर करने को ही काफी समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दिए गए इशारात को फैलाकर कहानी मुकम्मल की जाती है और खाके से कहीं ज्यादा तवील हो जाती है। अब मैंने जो आपको बात कही थी कि अगर कहानी आपको आधी अधूरी दे रखी है, उसे आपको पूरा करना है, तो उसे पूरी तरह से आप एक्सप्लेन करें। हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये राइटिंग स्किल है। तो यहाँ पे आपकी राइटिंग टेस्ट की जाती है कि आपने कितना जो है। उसके बाद कहानी का एक समरी जो है, यानी कि कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे सांझ को आंच नहीं, एतफाक में बरकत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह के कुछ अल्फाज जो होते हैं कहानी के एट द एंड में लिखे जाते हैं। दर्ज झेल सफ़ात में हमने बेसिकली तुलबा के लिए सहूलियत के लिए मशहूर कहानियां एग्जैक्टली लिखी हैं, और उसमें से एक एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे रखी है। जैसे आपको बताया जाएगा एतफाक में बरकत है, इसके ऊपर एक कहानी लिखिए। इसमें एक मशहूर कहानी है, वो एक बाप के 7 बेटे थे, तो वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक बार बाप ने सोचा कि मैं इन सबको समझा दूं, इन सबको बता दूं कि अगर आप साथ में मिलकर रहेंगे, आपस में झगड़े नहीं करेंगे, तो इससे आपका फायदा होगा। तो वो बाप ने बेटों से कहा कि आप भाई साहब एक काम करें, लकड़ियां उठा कर लाएं। एक एक लकड़ी जो है, एक एक लकड़ी का टुकड़ा जो है, एक एक को कहा गया तुम लाने के लिए। और जब ये लाकर अपने पास पहुंचे, ठीक है, तो उस बाप ने उस लकड़ियों का एक गट्ठा बना दिया, और उसके बाद बड़े से बेटे को कहा कि भाई साहब तुम ये तोड़ के दिखाओ। फिर छोटे बेटे को दिया, तुम ये तोड़ के दिखाओ। फिर छोटे बेटे को दिया, तुम ये तोड़ के दिखाओ। उनमें से कोई भी आदमी इस गट्ठे को तोड़ ना सका। उसके बाद बाप ने कहा कि गट्ठे को अलग अलग कर दिया जाए, और जब ये चीजें अलग हो गई तो हर एक को अपनी अपनी लाठी दी गई और उसे तोड़ने के लिए कहा। तो सब एक ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। तो बाप ने बच्चों को यह समझाया कि अगर तुम मिलजुल के रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अलग रहोगे तो तुम्हें आसानी से एक एक करके हरा दिया जाएगा, या जिसे हम कहते हैं मार दिया जाएगा, या जिंदगी में और तकलीफों से गुजारा जाएगा अगर तुम अलग अलग होके रहते हो। तो इसमें यह बात हमें समझ आती है कि जो एतफाक है, यानी कि आपस में मिल के रहना है, उसमें बड़ी ताकत है। इस तरह की कहानियां जो है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इस तरह की कहानियों को अपने जहन में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से मतलब इन कहानियों को आप लिखें। उसके बाद हमारे पास आता है गैर रस्मी और रस्मी खतूत। ठीक है, देखिए बच्चों, जो मैंने मॉडल पेपर उर्दू का डिस्कस करा है उसमें ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई हैं। ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दी है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस दिन हम उर्दू का एग्जैक्टली एक लंबा क्लास करेंगे जिसमें आप लगातार जुड़ के रहेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं और भी अच्छे से आपको क्लियर करवा दूँगा। खत लिखने के कुछ अहम असूल हैं। ठीक है, खत लिखने के कुछ अहम असूल होते हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। जब खत लिखते हैं हम, तो इसके शुरू में खत लिखने वाले का अपना मुकम्मल पता और तारीख जो है वो दाईं तरफ लिखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम गैर रस्मी खत लिख रहे हो। नई सतर पर मुखातिब के अलकाब अस्सलाम वालेकुम, जैसे भाई जान, प्यारे अब्बा जान, ठीक है, प्यारे चिच्चा जान, इनको अलकाब कहा जाता है, तो ये लिखने ज़रूरी है। फिर नई सतर से खत का मजमून शुरू कीजिए, लेकिन मजमून के हाथने पर नई सतर के मुखातिब में हाँ ये आपको यूज़ करना है। फिर नई सतर के दौरान जो है आपको खत शुरू करनी है। फिर मजमून के खात्मे पर एक अलविदाई का कलिमात जो है वो लिखने हैं। आखिर में खत लिखने वाले का अपना नाम लिखना है। कोशिश करें कि खत में कोई फजूल बात ना लिखें, जो कुछ भी लिखें गलतियों से पाक और खुश खत लिखें। ठीक है, दूसरी बात, खत मुकम्मल होने के बाद एक दफा पढ़ ले ताकि गलती का इम्कान बिल्कुल भी ना रहे। तो इन चीजों में आप अच्छे से समझ लें। दूसरी बात, सवाल जो है, वालिद साहब के नाम आपने खत लिखना है जिसमें किताबों के लिए खर्चा मंगवाने के लिए आपको बोला गया हो। तो यहाँ पे आप देखिए, श्रीनगर से मैं ये खत लिख रहा हूँ, नीचे मैं तारीख दे रहा हूँ, और बेटर यही है कि एग्जाम में आप उसी दिन की तारीख लिखें जो एग्जाम के आपके दिन है, यानी कि आप एग्जाम में अपना 13 मार्च वाला डेट जो है 13 मार्च, ठीक है, 2024, ठीक है, तो ये आप एग्जैक्टली लिखेंगे। लेकिन देखिए तारीख लिखने के भी 2 तरीके हैं, मैं आपको समझा देने की कोशिश करूंगा कि चलो वो हमने एक्चुअली इसमें लिख रखा है,
या इसको बतारीख लिखा जाता है पहले, जैसे हम इंग्लिश में डेट लिखते हैं ना पीछे, ध्यान रखना, डेट के बाद हम नीचे डेट मेंशन करते हैं। इस तरह से उर्दू में पीछे क्या लिखा जाता है, एक तरीका है कि आप इस तरह लिखेंगे बतारीख, ठीक, ये वाला, ठीक है, ये आपने लिखा और उसके सामने आपने डेट लिख दी जो उस दिन की डेट होगी। दूसरा तरीका है आप डेट को इस तरह से भी आज मोरखा करके भी एग्जैक्टली लिख सकते हैं, आज मोरखा, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आप हमेशा से ये राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहली बात। उसके बाद इसको बेसिकली आपको अलकाब बोला जाता है, प्यारे अब्बू जान, प्यारे बाबा जान, प्यारे चिच्चा जान, इसको उर्दू खतूत में अलकाब बोला जाता है जिसके आप लिख रहे हैं। फिर यहां से आपने जब स्टार्ट किया, यानी कि जहां पे आपने ऊपर से राइटिंग कर रखी है, इससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, ठीक है, और फिर ये वाला जो अपना लाइन है थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे। मान के चलो जितना आपने ये एड्रेस लिख रखा हो, डेट और अपना जगह लिख रखी हो, उसके सेंटर से आप डायरेक्ट लाइन के इसमें नहीं आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि हमने 5वीं जमात का इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है और अपने स्कूल में मेरी अव्वल पोजीशन आई है। चंद रोज बाद अगली जमात की पढ़ाई शुरू करनी है। किताबें खरीदने के लिए मुझे 2000 रुपए दीजिए, ठीक है। सिंपल और सादा लैंग्वेज। अम्मी जान, भाई जान और बाजी जान को सब खैरियत से हैं और आपको सलाम कहते हैं। फिर आपका बेटा अलिफ बे जीम, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो आजकल है ना, ये राइट आपका बेटा लेफ्ट साइड में लिखा जाए, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज का बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखेंगे कि हमेशा आप चाहे इसे लेफ्ट में लिखें, पुराना रवाज जो था हाथ में हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता था, लेकिन एग्जैक्टली आजकल जो है वो राइट में ज्यादा लिखने का रिवाज है। लेकिन आप लेफ्ट में लिखते हैं या राइट में लिखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका खतूत का फॉर्मेट जो है वो गलत नहीं माना जाता। नेक्स्ट चीज, उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन, यानी कि दरखास्त लिखने के कुछ कवायद। ये लिखे तो वाव के साथ, वाव मादूला है यहाँ पे, यानी कि जिसे हमें साइलेंट रखना पड़ता है, तो दरख्वास्त नहीं पढ़ेंगे, इसे हम दरखास्त पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। तो जब भी हम एक दरखास्त या एक एप्लीकेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो पहली सतर में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है, यानी कि जिसे हम बेखिदमत जनाब का यूज करते हैं, ठीक है, बेखिदमत जनाब एडिटर साहब, न्यूज या जिसे हम कहेंगे निजी अखबार ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर, ठीक है, तो उसका ओहदा पहली सतर में लिखना जरूरी है। बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब हायर सेकेंडरी स्कूल फलाना फलाना ढिंकाना, जो भी आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। दूसरी सतर के दरमियान में जनाबे आली, यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, ऊपरी सतर में लिखा बेखिदमत जनाब, इसके सेंटर में आएंगे, यहाँ आप जनाबे आली लिखेंगे। दूसरी बात, तीसरी सतर में 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर, जैसे मैंने आपको कहा आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपने 3 अल्फाज की जगह छोड़ी, आपने यहाँ से स्टार्ट की नेक्स्ट लाइन, फिर आपकी नेक्स्ट लाइन ऐसे स्टार्ट होगी, नेक्स्ट लाइन ऐसे स्टार्ट होगी, फिर देन एंड, और इस तरह से। उसके बाद गुजारिश है कि इस तरह के अल्फाज से हम बेसिकली शुरू करते हैं मुअद्दबाना अंदाज में, क्योंकि हम किसी डिग्निटी को, बड़े ऑफिसर को खत लिख रहे होते हैं, तो इनमें इन चीज़ों का ख्याल रखना। जैसे गुजारिश है कि इनसे हम शुरू करेंगे, मुअद्दबाना इल्तिमास है, नहायत अदब से गुजारिश की है कि दरख्वास्त मुख्तसर और सादा अल्फाज में लिखिए। दरख्वास्त हमेशा से मुख्तसर होनी चाहिए, सिंपल और सादा लैंग्वेज में होनी चाहिए। जिस अफसर को दरख्वास्त लिखी जा रही हो उसके एहतराम का पूरा ख्याल रखा जाइए। जिस भी ऑफिसर को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उसके ओहदे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दरख्वास्त के खात्मे पर कोई दुआया जुमला या मुअद्दबाना अल्फाज लिखने की जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं ऐन नवाजिश होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ जैसे है शुक्रिया, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, ज्यादा आदाब, या ममनून रहूंगा, हूंगा, ठीक है, या होंगी, अगर लड़की है तो होंगी लिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से दरख्वास्त के आखिर में 2 सत्रों के बराबर जगह छोड़कर दरमियान में नुमाया अल्फाज में अल आरिस, ठीक है, या दरख्वास्त गुजार लिखिए, और उसके दाएं तरफ अपना पूरा नाम, मुकम्मल पता जो है वो लिखिए दाएं तरफ, ठीक है। नाम और पते के नीचे तारीख जरूर कीजिए ताकि मालूम हो कि जाए कि आपने किस तारीख को ये दरख्वास्त जो है वो बेसिकली लिखी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, तारीख है 2 जनवरी या मोरहा। आप इस तरह से 2 तरीकों से अपनी डेट जो है वो उर्दू में तहरीर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने एक तहरीर लिखी है, बेखिदमत जनाब, या ऊपर क्वेश्चन है अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ करने की दरख्वास्त लिखी है या जुर्माना माफ करने की दरख्वास्त लिखी है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब अमीरा जो भी आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपकी पहली लाइन आ गई। फिर जनाब आली, जब आप इसे पेपर पे लिखेंगे तो यहाँ बोर्ड पे आपको ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, पेपर पे लिखेंगे तो ये एक लाइन ऊपर वाली कवर करेगी। फिर लाइन के सेंटर में आप आगे जनाब आली लिखेंगे, ठीक है। फिर गुजारिश खिदमत थोड़ा सा इसके नीचे और इससे थोड़ा सा आगे। गुजारिश खिदमत यूं है कि न्याजमंद, फिर अपना लिखेंगे। उसके बाद देखिए न्याजमंद लिखा, वफा एजाज जो भी है,
इतने अगस्त 2022। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आप इसे राइट में लिखें और इस तरह से आप तहरीर जो है लिख सकते हैं। अगर आप अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल आना है, कवि जिसे हम कहते हैं ताकतवर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कवि है हमारे पास, अखबारात हैं, मयस्सर हैं, इनाम है, मजबूत है। जब हम किसी लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुवी ऐसा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुहावरे में थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ है कवि, ठीक है। कवि बेसिकली ताकतवर इंसान को भी कहा जाता है, कवि है कवि, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा कि अहमद एक अहमद एक कवि आदमी है, यानी कि क़ुव्वत वाला आदमी है, ठीक है। अखबारात, ठीक है। हमारे शहर में रोज़ाना मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ अखबारात, ठीक है, शाया होते हैं। अखबारात शाया होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद मयस्सर, ठीक है। हमारे गांव में, ठीक है, या हमारे गांव में, ठीक है, गांव में, ठीक है, साफ पानी हमेशा मयस्सर रहता है, ठीक है। उसके बाद इनाम, ठीक है। मुझे इनाम में, ठीक है, कुरान करीम दिया गया, ठीक है, कुरान करीम दिया गया। या आप अपने हिसाब से, आपको अगर कुछ कभी इनाम में कोई गिफ्ट मिला हो तो वो भी लिख सकते हैं। मजबूत, ठीक है। इंसान के इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं जो मुहावरे हैं। अगर मुहावरे पूछे जाते हैं तो उसका भी हमने आपके लिए जुगाड़ लगा रखा है। तो आप मुहावरों को कुछ यूं इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करो, बाग बाग होना। अहमद की, ठीक है, अहमद की कामयाबी की खबर सुनकर पूरा शहर बाग बाग हुआ, यानी कि पूरे शहर को अहमद की कामयाबी पे खुशी हुई। आसमान सर पर उठाना, ज्यादा शोर करना या झगड़ा करना, ठीक है, ठीक है। गली के बच्चों ने, ठीक है, गली के बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा है, ठीक। जल्दी पर तेल छिड़कना, हमें जल्दी होता है यानी कि झगड़े को बढ़ावा देना, उसे जल्दी पर तेल छिड़कना कहते हैं। तो हमें कभी भी जल्दी पर तेल छिड़कने का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। आस्तीन का सांप होना, कभी कभार अपनों में भी आस्तीन के सांप हुआ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अपने दोस्त भी, या हम इसे सिंपल लिखेंगे, दोस्तों में भी आस्तीन के सांप हुआ करते हैं। छाती पीटना, ठीक है,
छाती पीटना होता है गम करना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मौत की खबर सुनकर या किसी आदमी की मौत हम लिखते हैं किसी इसम की, यहाँ पे लिखेंगे अहमद की, ठीक है। मौत की खबर सुनकर अहमद की माँ छाती पीटने, ठीक है, लगी। तो इस तरह से आप इन अल्फाज का जुमलों में सही तौर तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का ये वीडियो जो है हमारा मुकम्मल होता है। एग्जाम से पहले मैराथन के लिए आप रेडी रहें। उसमें आपको एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका पेपर डिस्कशंस हो, पेपर में पूछे जाने वाले सवालात की डिस्कशंस हो, आपकी बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आपको रिवाइज कराया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे भी आपको पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, देखते रहें जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस।